यस, जैसा कि अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लागत को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है, तथा इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस तथा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलकर टोटल कॉस्ट बनती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम आजकल ओवरहेड के नाम से ज्यादा जानते हैं। ओवरहेड के नाम से पॉपुलर है ये कॉस्टिंग में, ओवरहेड के नाम से इसे ज्यादा जाना जाता है। इसके इनडायरेक्ट कॉस्ट को कई भागों में बांटा जा सकता है, कई प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। मुख्यतः इनडायरेक्ट कॉस्ट का 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, क्रियात्मक वर्गीकरण। सेकंड, अकॉर्डिंग टू नेचर। थर्ड, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। और फोर्थ है अकॉर्डिंग टू नॉर्मलेशन। ये 4 तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, क्रियात्मक वर्गीकरण। क्रियात्मक वर्गीकरण में ओवरहेड्स को फिर पुनः 4 भागों में बांटा जाता है, वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तीसरा सेलिंग ओवरहेड और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो फर्स्ट वर्गीकरण है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन है, कार्य के अनुसार है, और कार्य के अनुसार इन 4 भागों में बांटा गया है। इनका अपन इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना उपरिव्यय। कारखाना उपरिव्यय के अंतर्गत ऐसे उपरिव्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो माल का आदेश प्राप्त होने से लेकर और निर्माण कार्य पूरा होने तक किया जाता है। अर्थात माल का आदेश प्राप्त होने से लेकर फैक्ट्री में निर्माण कार्य पूरा होने तक के जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो समस्त अप्रत्यक्ष व्यय वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। इनके अंतर्गत एक्सपेंसेस ऑन परचेजिंग डिपार्टमेंट, स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, वेजेज ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, वेजेज ऑफ नॉर्मल इनडायरेक्ट आइडल टाइम, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर, फीस ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पावर यूज्ड फॉर मशीन, डूइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। तो मेरे कहने का तात्पर्य है जो मैन्युफैक्चरिंग में खर्चे किए जाते हैं या प्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें वर्क्स ओवरहेड भी वर्क्स ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है, और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और वर्क्स ऑन कॉस्ट के अंतर्गत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इसके अंतर्गत इन समस्त गुणों को सम्मिलित किया जाता है। इनके अतिरिक्त भी कई व्यय हो सकते हैं, लेकिन इसके मेन एग्जाम्पल हैं जो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंतर्गत इंक्लूड किए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कार्यालय एवं प्रशासनिक उपरिव्यय। जैसा कि नाम से ही पता है कि इसमें कार्यालय से संबंधित व्यय इंक्लूड किए जाते हैं। ऑफिस, इसमें व्यवस्था, प्रशासन, नीति निर्धारण से संबंधित जितने भी अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं वो सब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंतर्गत इंक्लूड किए जाएंगे। अर्थात कार्यालय को संचालित करने के लिए जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित नहीं हो, निर्माण से संबंधित नहीं हो, केवल कार्यालय को रन करने के लिए जो खर्चे किए जाएंगे, जो अप्रत्यक्ष व्यय होंगे, वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। इसके उदाहरण है डायरेक्टर्स फीस, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी एंड हिज स्टाफ, सैलरी ऑफ पर्सन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, हायर चार्जेस ऑफ मशीन,
बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी ऑफ एमडी एंड अदर डायरेक्टर्स। जैसा कि पता ही है ये सारे ऑफिस से रिलेटेड हैं, अर्थात ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो व्यवस्था, प्रशासन तथा नीति निर्धारण से संबंध रखते हैं, उन सबको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग विक्रय उपरिव्यय, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड से तात्पर्य होता है ऐसे व्यय जो ग्राहकों में मांग उत्पन्न करने, उसे बढ़ाने, उसे बनाए रखने के लिए जो अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, वे समस्त अप्रत्यक्ष खर्चे सेलिंग ओवरहेड के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, ऐसे समस्त अप्रत्यक्ष व्ययों को। इनके उदाहरण है सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी एंड कमीशन ऑफ द सेल्स एजेंट, ट्रेवलिंग एजेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस लिस्ट, सैंपल्स एटसेट्रा, बैड डेब्ट्स, रेंट ऑफ शोरूम, सेल्स स्टॉक शॉर्टेज, आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंसेस, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस। जैसा कि इन एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि ऐसे वे जो ग्राहकों में मांग उत्पन्न करते हैं, उससे मांग को बढ़ाते हैं, उस मांग को बनाए रखते हैं, उन सब अप्रत्यक्ष व्ययों को सेलिंग ओवरहेड के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से तात्पर्य है निर्मित माल को गोदाम में रखने से लेकर ग्राहकों को वितरित करने तक जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय किए जाते हैं, वे समस्त अप्रत्यक्ष व्यय डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। बल्कि वे भी ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय भी जो जिनमें माल पैक होके गया था और वो खो के वापस लौट के आते हैं, तो उनकी रिपेयर और उनको पुनः उपयोग में लाने योग्य बनाने के लिए जितने खर्चे किए जाते हैं, उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ही कहलाते हैं। जैसे उनके एग्जाम्पल है वेयरहाउस एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, अपकीप एंड रनिंग ऑफ डिलीवरी वैन, सैलरी ऑफ डिस्पैच क्लर्क एंड वर्कर्स, लॉस ऑफ गुड्स इन वेयरहाउस, लॉस इन ट्रैफिक। ये समस्त डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग्राहकों को माल पहुंचाने में खर्चे किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। यह है क्रियात्मक वर्गीकरण। क्रियात्मक वर्गीकरण, इस अध्याय में हम केवल क्रियात्मक वर्गीकरण ही पढ़ेंगे। दूसरा जो वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी या अकॉर्डिंग टू नेचर, और अगला तीसरा और चौथा जो वर्गीकरण है उसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है, इसके पश्चात है कुल लागत के विभिन्न अंग, टोटल कॉस्ट। जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी लागत ज्ञात करता है, तो लागत को विभिन्न भागों में बांटा गया है। लागत के ये अंग हैं, इस प्रकार लागत ज्ञात की जाती है। सबसे पहला होता है प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। दूसरी होती है फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत। तीसरा है कार्यालय उत्पादन लागत, कुल लागत, बिक्री की कुल लागत। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये इस प्रकार ज्ञात होगी। तो सबसे पहले हमें इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट तैयार करनी होती है। उसमें डिटेल दिया जाता है प्रत्येक आइटम का, लेकिन शॉर्ट में उसको इस प्रकार स्टेटमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्राइम कॉस्ट होगी, मूल लागत होगी, डायरेक्ट कॉस्ट होगी। और उसके पश्चात है फैक्ट्री ओवरहेड, जो जितने भी ओवरहेड है फैक्ट्री से संबंधित उनको इंक्लूड किया जाएगा प्राइम कॉस्ट में, उसमें जोड़ा जाएगा। और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के पश्चात जो आएगा उसे फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे। उसके पश्चात ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जोड़ा जाता है, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ने के पश्चात जो आएगी उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाएगा। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिए जाते हैं, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। लेकिन यदि मैन्युफैक्चरर के पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका भी एडजस्टमेंट किया जाता है, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को जोड़ा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को घटाया जाएगा। इसके पश्चात जो लागत आएगी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ने पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, और इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेल्स हो जाएगा, वो सेल्स की राशि होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टोटल कॉस्ट को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ये टाइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या अंतर है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से तात्पर्य है संस्था ने इस पीरियड में जिसका स्टेटमेंट बना रहे उस पीरियड में जितनी इकाइयां उत्पादित की है उनकी लागत क्या है, उनकी उत्पादन कॉस्ट क्या है, उनकी लागत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, वो सब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। लेकिन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के पश्चात जो लागत आएगी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा। तो जैसे मान लो इस वर्ष 1000 इकाइयां उत्पादित हुई, तो ये जो लागत आएगी वो 1000 इकाइयों की होगी। अब संस्था के पास 200 ओपनिंग स्टॉक है और 300 क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो 200 ओपनिंग स्टॉक की लागत को हम जोड़ेंगे, 1200 की लागत हो जाएगी, लेस क्लोजिंग का घटा देंगे तो 300 घटा देंगे, तो यानी ये जो लागत आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड वो होगी बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की उत्पादन लागत, जो माल वास्तव में बेचा है। 1000 इकाइयां बनाई, 1200 ओपनिंग 200 ओपनिंग टोटल 1200, उसमें से 300 बचा लिए, यानी बेची गई इकाइयों की उत्पादन लागत। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड में मुख्य अंतर है इस वर्ष जितनी इकाइयां बनाई जाती है उनकी उत्पादन लागत होती है, और स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के पश्चात जो इकाइयां बेची गई है उनकी जो लागत होगी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सेल्स बन जाएगी। तो यह है हमारा। इसके अतिरिक्त कुछ व्यय ऐसे भी होते हैं जिन्हें लागत में बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लागत स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते समय उसे बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से संबंधित मदे जैसे इनकम टैक्स है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, डिविडेंड पेड है, बोनस है, इन जो कि एप्रोप्रिएशन से संबंधित मदे हैं। अगर कोई रिजर्व पैसा ट्रांसफर किया है, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसी प्रकार डिविडेंड पेड किया है, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, इंटीम डिविडेंड हो, सभी प्रकार के डिविडेंड जो कि एप्रोप्रिएशन से संबंधित है, इनको बिल्कुल लागत में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी प्रकार कुछ फाइनेंशियल आइटम्स है, प्योरली फाइनेंस आइटम जो इनकम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, खर्चे से भी रिलेटेड हो सकते हैं, उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे कि कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट फाइनेंशियल आइटम है, इसको बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट है नॉर्मल लॉस, कुछ लॉसेज है, उन लॉसेज को भी इनकम टैक्स कॉस्ट स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया जाता। एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, इसी प्रकार एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल अर्थात या अप्रचलन से हानि, तो इन व्ययों को लागत में इंक्लूड नहीं किया जाता। लागत स्टेटमेंट बनाते समय, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते समय इन्हें पूरी तरह छोड़ दिया जाता है, लागत में इंक्लूड नहीं किया जाता। थैंक यू।